नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। बांदा में यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत चलाया गया ये अभियान। बिना हेलमेट सरकारी ऑफिस में जाने तक रोक लगी। बिना हेलमेट आने वालों का प्रवेश वर्जित किया गया। चलो। मोहाली पंजाब में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मोहाली एयरपोर्ट पहुंचे। सर यूके में जो हुआ है सर चल आगे से लेते हैं। प्रदीप आइए आगे, शोक आगे चलिए, शोक आज आगे से ट्राई करते हैं। रंजय भाई एक मिनट, आगे 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 साइड हो जाओ सर। क्या करें, बार बार मना कर रहे हैं। गुरुग्राम में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज हमने तय किया था कि हम साइट पर जाएंगे। इस टोल प्लाजा पर हमें देखना है कि कितना ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, यह टोल कितने समय तक काम कर रहा है, आम यात्रियों पर इसका कितना बोझ पड़ा है और आम यात्रियों के लिए यह कितना उपयोगी है। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन सभी प्रकार की चीजों की लोक लेखा समिति जांच कर रही है। Visited to Khirki-Dola and Tunnel. What is the purpose of this committee? Public Accounts Committee is looking after the main subject of levy, fees and tolls in the national highways as well as the users' fees and fees in the airports. Well, today we decided to have a site visit on this toll plaza. We have to see, we have to examine that how much is the traffic block is there happening, then how long this toll plaza is working, then how much burden is giving to the common passengers and how much useful for the common passengers. All these aspects we are going to discuss. Then FASTag is already there and how is it working effectively. These all type of things the Public Accounts Committee is examining. We are getting so many complaints from the public, sir, that these tolls, they are for the last so many years they are doing the toll plazas and they are increasing the fees also. In that aspect, we are going to study all these things. Like airport also we are doing. So, complaints such it is regarding the infrastructure or the quality or the fee? Yes, certainly everything. Fees, tariff, infrastructure, quality, accidents, all things we are going to examine. And after this visit, what will the next course of? No, we will have a meeting. We are continuously, we had a last meeting. Now we have done a site visit. Again, we will have a meeting and we will submit the report. Whatever the lacuna is there, whatever the deficiency is there, whatever the issue have to be solved, all these things we will mention in our report, which we will be going to submit to the Parliament. And sir, when can this tunnel or the tunnels is going to start? If you can also tell some time frame. No, I think we are going to have a meeting now. We will get a clear idea after the meeting. भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वित्त आयोग की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें हमारे सभी विभागों के लोगों ने हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश की नीतियां भी बहुत अच्छी हैं। हमने कई प्रकार के सुझावों के साथ
कुछ मांगे रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर ध्यान देंगे। वित्त आयोग की बैठक विस्तार से हुई, जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं और मध्य प्रदेश के द्वारा अपने जो आगामी 2047 तक का रोडमैप किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कदम मिला के चलने लायक उस स्थिति में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हो। मध्य प्रदेश की नीतियाँ भी बहुत अच्छी है और कई प्रकार के सुझाव के साथ हमने कई डिमांड भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातों पर ध्यान देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों का अभिनंदन। दिल्ली में आप विधायक गोपाल राय ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था और गारंटी दी थी कि दिल्ली के लोग तो यही चाहते हैं कि उस गारंटी के अनुरूप वे अपना बजट बनाएं और सबसे बड़ी गारंटी महिलाओं को 2500 रुपए देने की थी। इन्होंने कहा था कि 8 मार्च को पैसे उनके खातों में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले लोग चाहते हैं कि भाजपा अपनी पहली गारंटी पूरी करे। उनसे जानना चाहूंगी कि उनका उम्मीद क्या है दिल्ली के नई सरकार से, उसके अकॉर्डिंग में बजट। देखिए, चुनाव से पहले पूरे प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, लोगों से गारंटी दी है। तो दिल्ली के लोग तो यही चाहते हैं कि उस गारंटी के अनुरूप अपना बजट बनाइए। और जिसमें सबसे पहली गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट में सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपये देने का फैसला होगा और 8 मार्च को उनके खाते में पहुंच जाएगा। इतने सालों से भाजपा सरकार चला रही है, ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार का सिस्टम उसे नहीं पता होगा। सब कुछ पता होने के बाद उन्होंने ये गारंटी दी है। तो सबसे पहले तो लोग यही चाहते हैं कि जो पहली गारंटी थी उसे भाजपा सरकार पूरी करे। रेखा गुप्ता ने कहा है कि रुपये देने की बात हो या फ्री सिलेंडर की बात हो तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आम आदमी के लोग पोस्टर से भी खड़े हो जाते हैं। आज भी हमने देखा पहला पोस्टर किसने लगाया था? ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगाया कि पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला करेंगे। ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये पोस्टर लगाया कि 8 मार्च को खाते में देंगे। हमने तो पोस्टर नहीं लगाया था, ये तो पोस्टर भाजपा ने लगाया ना कि हम पहली कैबिनेट में जो है इसका फैसला करेंगे, 8 मार्च को अकाउंट में पैसे दे देंगे। अगर ये बात अलग है कि ये भी वादा उनका जुमला है, तो ये तो बात मुझे नहीं पता। अगर जुमला है तो बात अलग है। अगर वादा सोच समझ के साथ, और ऐसी पार्टी नहीं है भाजपा की जिसको सत्ता का अनुभव नहीं है। इतने राज्यों में सरकार चला रही है, केंद्र में सरकार चला रही है, सारा अनुभव तो है उनको। सोच समझ करके अगर शीर्ष नेतृत्व ने वादा किया तो हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि वादा का टाइम अब आ गया है, पूरा करिए। बदायूं में डीजल से भरा टैंकर खंती में पलटा। स्टीयरिंग फेल होने के कारण खंती में पलटा टैंकर चालक घायल, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। डीजल लेने के लिए ग्रामीणों की उमड़ पड़ी भीड़। बिलसी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। महाकुंभ में आतंकी घटना की साजिश देने के आरोप में बब्बर खालसा का खूंखार आतंकी कौशाम्बी से गिरफ्तार। प्रशांत कुमार यूपी डीजीपी ने दी यह जानकारी। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के
तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई। भाई वो तो मैंने आपको पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। हाँ। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं, जैसे चीज़ें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। कौशाम्बी में कहाँ रुका था सर? कौशाम्बी में क्या अपनी आइडेंटिटी पे रुका था? इसके घर में रुका था? कौशाम्बी से कनेक्शन क्या है? क्या नेपाल भागने की कोई वहाँ? नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। कौशाम्बी से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहाँ भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहाँ पे सुरक्षा बलों ने उसको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीज़ें अभी जो चीज़ें बताने लायक हैं मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसने नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे, पुलिस रिमांड पर। नहीं, हम वो तो कोकराज थाने पे होगा मुकदमा। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए, इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। नहीं, अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे एक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी, जेल शिफ्ट करने की, नहीं, कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी, तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठाता कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती है उस पे उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए जाते। दिल्ली में कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने लोकसभा की लोक लेखा समिति द्वारा खेड़की दौला टोल प्लाजा का दौरा किए जाने पर कहा कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ कार्यों का निरीक्षण किया है। हमने उनसे एयरपोर्ट से नई दिल्ली की मुख्य सड़क यातायात की स्थिति सुधारने को कहा है। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी है
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सरकार के हिसाबों की छानबीन करके सच्चाई बताते हैं, तो उनके पाराज को ये कमेटी देखती है। आज हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ कामों का जायजा लिया है। एयरपोर्ट से लेके आप दिल्ली मेन रोड से जब सरदार पटेल मार्ग पे जाते हो तो इतना ट्रैफिक जैम रहता है। अगर कैपिटल में स्थिति है तो और जगह क्या होगी? कहा है कि इसको सुधार होना चाहिए। 2023 दिसंबर में इसी पब्लिक के अकाउंट कमेटी में हम आए थे, मैं मेंबर था, तो उसी वक्त जो टनल था आज वो भी टनल 2 साल के बाद उपयोग में नहीं आ रहा है। तो क्या है उसके लिए हमने सुझाव दिए हुए हैं। अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, जनता की सुविधाओं को कैसे ठीक किया जाए, यही एक मकसद होता है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सभी पार्टी के एमपीज मिलके जन सुविधा कैसे ठीक हो उसकी चिंता करते हैं। गांधीनगर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर दौरे पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में आने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी एक ही कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला फोर्स को दी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी नवसारी में आयोजित लखपति दीदी प्रोग्राम में आने वाले हैं। खास तौर पे ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी एक ही कार्यक्रम में शामिल होगी। महिला दिवस के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी वो गुजरात पुलिस की महिला फोर्स को दी गई है। गुजरात पुलिस की 2165 जितनी महिला कांस्टेबल, 187 महिला पीएसआई, 61 महिला पीआई, 19 महिला डीवाईएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी, 1 महिला एडीजीपी और होम सेक्रेटरी श्रीमती निपुर्णा तोरव ने ये पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली है और खास तौर पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर कहा कि तेलंगाना के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनाव था। यह चुनाव 60 से 70% क्षेत्र में हुआ। सभी ने इसमें भाग लिया। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को 37% वोट मिले थे। इस चुनाव में भी हमें सफलता मिली है। जनता ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में तेलंगाना में कैसे जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। आने वाले दिनों में हम तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार लाने के लिए काम करेंगे। आज तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। बहुत बड़ा, लगभग 60% 70% एरियाज में ये चुनाव हुआ है। इस चुनाव में हर गांव में रहने वाले टीचर्स हो, हर गांव में रहने वाले ग्रेजुएट्स हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ये गांव में इन्फ्लुएंसर के नाते कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलना, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलना, ये तेलंगाना के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रमुख रूप से एक सक्सेस है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लास्ट विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जैसा 37% वोट बीजेपी को मिला, लगभग 77 लाख वोट्स भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी अच्छे सफल मिला है। आने वाले दिन में तेलंगाना का राजनीति कैसा होगा, तेलंगाना जनता भारतीय जनता पार्टी को कैसा आशीर्वाद देंगे, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसा आएंगे, इसका एक रास्ता फिर एक बार तेलंगाना जनता तय किया है। इसी रास्ते में हम और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिन में मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में डबल इंजन सरकार लाने के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर तेलंगाना में काम करके तेलंगाना में एक अच्छे
तेलंगाना जनता जो चाहते हैं, तेलंगाना जनता का जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के साथ काम करने वाले सरकार आएंगे। सपोर्ट बीजेपी, सेव तेलंगाना। सेलिब्रेशंस कैसे? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इतने सालों तक पिछली सरकारों के शासन के दौरान वे नौकरशाही और अव्यावहारिक नीतियों से परेशान रहे हैं। आज भी वे सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। बड़े बाजार क्षेत्रों में, चाहे वह करोल बाग हो, लाजपत नगर हो या चांदनी चौक हो, शौचालय और अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, जिन्हें आज व्यापारी संगठन ने बताया है। और जितना मैं समझ पाई, इतने सालों के पिछली सरकारों के राज में उनकी दर्द, उनकी तकलीफें यहाँ तक भरी हुई है। बहुत परेशान है वो अफसरशाही से भी और इम्प्रैक्टिकल नीतियों से भी, और विकास के नाम पे जीरो परफॉर्मेंस। आज भी वो सीवरेज से परेशान है, आज भी वहाँ की गली नाली खड़ंजा बने नहीं है, आज भी यहाँ अपडेटेड जो भी काम इंडस्ट्रियल एरिया में होने चाहिए वो हुए नहीं हैं। छोटे छोटे मार्केट कॉम्प्लेक्स भी उन्हीं दिक्कतों से गुजर रहे हैं। जो बड़े बड़े बाजार एरिया हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो, करोल बाग हो, लाजपत नगर हो, हर जगह शौचालयों की दिक्कत, अन्य प्रकार के सारी परेशानियां आज व्यापारी संगठनों ने हमें बताई। पर मैं आज इतना कह सकती हूँ कि पिछली सरकारें जो थी वो केवल दर्द का प्रचार करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि इस दर्द का उपचार किया जाए। मुंबई में आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि मेरे एक बयान की वजह से गलतफहमी हुई है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वे यहाँ भी आएं और मराठी सीखें, मराठी समझें और मराठी पढ़ें। मुझे लगता है कि यह सह अस्तित्व का एक बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतनी सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। कल एक मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में इसे विविध भाषाएं बोली जाती है। भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं समझता हूं कि यह एक सह अस्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतने विविध भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहकर परस्पर सहयोग करते हुए चलते हैं। मैं समझता हूं कि मुंबई भी उसका एक आदर्श उदाहरण है, परंतु स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े। यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। सर, काल ज्या प्रकारे तुमचं वक्तव्य झालं त्यानंतर विपक्षाने तुमच्यावर आक्रमक होऊन तुमच्यावर काही आक्षेप केले मराठी भाषेसंदर्भात, तुम्ही काही स्पष्टीकरण देणार आहात? तुमचं कालचं जे स्टेटमेंट आणि त्याचे काही लोकांनी गैरसमज झालेली आहे का त्याच्यावर? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इतना जो कहा वो उतना पर्याप्त है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मराठी भाषा के संदर्भ में मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान
मेरे अंतःकरण में भी है, लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। उन्नाव में शराब लॉटरी ना निकलने से कारोबारी हुए बेहाल। लॉटरी ना निकलने से 3 शराब कारोबारी बेहोश। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है भर्ती। एक कारोबारी जायसवाल की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। ई लॉटरी से शराब दुकानों का हो रहा है आवंटन। लॉटरी ना निकलने से व्यापारी की बीपी बढ़ा। सदमे में मरीज ज्यादा सोचने से हालत बिगड़ गई है। शहर के निराला प्रेक्षागृह में था ई लॉटरी सिस्टम। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा की लोक लेखा समिति द्वारा खेड़की दौला टोल प्लाजा का दौरा किए जाने पर कहा कि यह भारतमाला परियोजना का फेज 1 है। यह कार्यक्रम 3 साल में पूरा होना था, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं। आज हमने इसलिए दौरा किया है कि यह कब तक पूरा करेंगे। यह योजना करीब 4 लाख का ट्रैफिक है और इसके बन जाने से डबल लेयर हो जाएगी। इसमें भारतमाला परियोजना का फेज 1 है और इस फेज 1 में हम लोगों ने जो एक बड़ी एम्बिशस थी, जिसमें पैरा ऑडिट बना हुआ है कि ये कार्यक्रम 3 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी 5 साल हो गया। अब आज हम लोगों ने इसलिए स्टडी विजिट किया कि जो पैरा ऑडिट था और कब तक ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये विजयवासन से द्वारिका से इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गुड़गांव, मतलब ये करीब 4 लाख ट्रैफिक को रोज यहाँ पे कंजेशन है और इसके बन जाने से 2 लेयर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एलिवेटेड 19 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाएगा, मोर देन 3.5 किलोमीटर अंडर पास हो जाएगा। तो वो जब ट्रैफिक सेग्रीगेट हो जाएगा तो उससे पूरा एक जो दिल्ली और एनसीआर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, या यूपी हो, या ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हम लोगों ने सवाल ये भी उठाया कि जो खिड़की दौला का है, ये 2008 में था, टोल बीओटी में बना था और 2020-21 में खत्म हो गया। उसको तब लोकेट करने के लिए दूसरी जगह जाना चाहिए था और इस पे मंत्री ने कहा भी था। तो मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज थे, इसलिए हम लोग, और आज जो कमेटी आई थी वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक महत्वपूर्ण है कि जब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो उस पर पैरा ऑडिट करते हैं, तो उस पर यह दौरा था कि फैक्ट एंड फाइंडिंग क्या है, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाएंगे। नालंदा बिहार में हिलसा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि 5 मार्च 2025 को सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बहादुरपुर गांव में सड़क के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है। घटना की पुष्टि करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 25 से 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। प्रथम दृष्टया महिला के पैरों के तलवे में कीले गड़ी हुई दिखाई दी थी। गर्दन पर भी निशान थे। उनके दाहिने हाथ में सलाइन इंजेक्शन भी लगा हुआ था। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसकी सूचना आसपास के जिलों में दे दी गई है। दिनांक 5/3/2025 को समय लगभग 9:30 बजे सुबह में चंडी थाना की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहादुरपुर में सड़क किनारे सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खेत में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन में जब चंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। जिले में एवं अगल बगल के जिलों में भी प्रसारित किया गया है, परंतु अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। वर्तमान में वहां विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दिल्ली में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने लोकसभा की लोक लेखा समिति द्वारा खेड़की दौला टोल प्लाजा का दौरा किए जाने पर कहा कि लोक लेखा समिति के दौरा था और दिसंबर 2023 में लोक लेखा समिति इसी जगह पर आई थी।
उन्होंने तकरीबन 19 प्रकार के मंतव्य दिए थे और आज हमने उन्हें लेकर चर्चा भी की। आज हम खिड़की दौला टोल प्लाजा की तरफ गए। अभी तक तो अच्छी अनुभूति हुई है। हमने बहुत से सुझाव दिए हैं। जितने कार्यक्रम हैं उनका कार्यान्वयन सुचारू ढंग से हो, यही हमारी मंशा है। लोक लेखा समिति का दौरा था और दिसंबर 2023 में लोक लेखा समिति इसी जगह पर आई थी जहां आज हम आए थे और करीबन 19 प्रकार के उन्होंने मंतव्य दिए थे और आज उन सब मंतव्यों को लेकर हमने चर्चा भी की। सबसे पहले हम खिड़की दौला टोल प्लाजा की तरफ गए और वहां जो फास्टैग का सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, उसके विषय में हम लोगों ने जानने की कोशिश की और देखा कि जब गाड़ियां जाती हैं तो एक गाड़ी को टोल प्लाजा के पास कितना समय लगता है, तो पूरी बातों की समीक्षा की गई। उसके बाद फिर हम सब द्वारका एक्सप्रेसवे गए और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भारतमाला परियोजना प्रथम पर्याय के अंतर्गत, वो कैसा हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना खर्च हुआ है, इस पर बातचीत हुई और NHAI के सारे अधिकारीगण मौजूद थे। समीक्षा बैठक हुई है। तो अभी तक तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है। बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे प्रस्ताव हम लोगों ने दिए हैं। अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो अधिकारीगण हैं उनसे वार्तालाप होगी और सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग प्रस्ताव देते हैं, अच्छा सजेशन देते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं। जितने भी कार्यक्रम हो उनका कार्यान्वयन बहुत सुचारू ढंग से हो, यही हमारी मंशा है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली खान ने कहा कि 26 फरवरी को 5 छात्रों ने कुलपति को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र मुझे दिया था, जिसमें कुलपति से अनुरोध किया गया था कि उन्हें होली समारोह के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक स्थान आवंटित किया जाए। विश्वविद्यालय ने फैसला किया है, चूंकि पहले कभी ऐसी कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए इस बार भी यही किया जाएगा। होली विश्वविद्यालय में छात्र अपने अपने विभागों और छात्रावासों में मनाते हैं। होली की क्या पत्र लिखा है? और देखिए, एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने, 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। किस तारीख को अनुमति मांग रहे थे, कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को NRSC क्लब के लिए वो मांग रहे थे और एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति। दलील क्या है सर, अनुमति क्यों मांग? उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। सर, इनका कहना ये भी है कि पिछली बार बवाल हो गया था होली को लेकर, इस वजह से। देखिए, ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। उनका एलिगेशन ये भी है सर, मामला पुलिस तक पहुंचा था, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे ताकि सिक्योरिटी हो। नहीं, देखिए, कोई भी जो मामला होता है वो पुलिस के संज्ञान में रहता है। पुलिस तक, जाहिर सी बात है, जब पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और उसमें हम भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से
अवॉइड किया जाता है कि जैसे हो रहा था ऐसे होता रहेगा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा। जैसे पिछले साल एक स्पेशल परमिशन की बात की गई तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, इस तरीके इस साल भी एक मांग रहे हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पक्ष में नहीं है कि कोई स्पेशल परमिशन किसी को यूनिवर्सिटी में कुछ और। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और धार्मिक महत्ता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। करणी माता मंदिर मेरी तरह देश के अनेक लोगों की आस्था का विषय है। यहाँ समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में सुधार किया जा सके और उनके लिए अधिक सुविधाओं का सृजन किया जा सके। इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था उसे स्वीकृति प्रदान की है। ये भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और साथ साथ में भारत में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को समझते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को पूर्व में तनोट माता मंदिर के विकास के लिए, ब्रिज सर्किट के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। करणी माता का मंदिर मेरे लिए भी और प्रदेश में अनेक लोगों के लिए आस्था का विषय है। वहाँ समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में सुधार किया जा सके, उनके लिए और अधिक सुविधाओं का सृजन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने उसके लिए आग्रह किया था। उस पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करके वहां और अधिक सुविधाओं का विकास हो, इस दिशा में स्वीकृति प्रदान की है। इसके लगातार बाजार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ। इन स्टॉक्स में पूरे दिन दिखा एक्शन। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी आज भी करीब 1% तक बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। मेटल, ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। पीएसई फार्मा इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। ऑटो एंड एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। आईटी और रियल्टी शेयरों में दबाव देखने को मिला। आज की इस तेजी के साथ ही निफ्टी 22,500 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा और 2 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को दिन भर के कामकाज के बाद निफ्टी 207 अंकों की बढ़त के साथ 22,545 के स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 610 अंकों की बढ़त के साथ 74,340 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 138 अंकों की बढ़त के साथ 48,628 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 180 की बढ़त के साथ 49,348 के स्तर पर बंद हुआ। एशियन पेंट्स आज निफ्टी के सबसे तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में टॉप पर रहा। इसके बाद कोल इंडिया, बीपीसीएल और एनटीपीसी शामिल रहे। आज मेटल स्टॉक्स में भी तेजी दिखी। हिंडेल्को और टाटा स्टील 3 से 4% तक बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप से आज एमजीएल, गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल, आईआईएफएल फाइनेंस, डीआर, लालपत लैब्स और कैंप्स में तेजी दिखी। मैच में एनर्जी ड्रिंक पीने पर हुआ बवाल। मोहम्मद शमी ने देश के लिए लड़ा दी जान। मौलाना दे रहे ज्ञान। दुबई में खेले जा रहे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत में मोहम्मद शमी की भूमिका बड़ी रही। शमी ने इस मुकाबले में 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट चटकाए। लेकिन शमी के इस प्रदर्शन की तारीफ करने के बदले उनकी एक तस्वीर को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस मुकाबले में शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। रमजान में शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने की तस्वीर सामने आने के बाद कई लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। मोहम्मद शमी के रोजा छोड़ने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि रोजा अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है तो वह बड़ा अपराधी है। भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ पी लिया। लोग उन्हें देख रहे थे। अगर वह खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है। ऐसी हालत में उन्होंने रोजा नहीं रखा और पानी भी पी लिया।
इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। रोजा ना रखकर उन्होंने गुनाह किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत की नजर में वह अपराधी हैं, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूद अब्बास ने सभी पर हो रही बयानबाजी को सस्ती लोकप्रियता का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां तक रोजे का मसला है, आदमी खुद बालिग है, वो खुद समझता है कि कब उसे रोजा रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए। कई लोग रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन समी को टारगेट किया जाना बिल्कुल गलत है। इस मामले में जामा मस्जिद के पास मौजूद कई आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अफसर गाजी नामक एक शख्स ने कहा कि शमी देश के लिए इतना बड़ा मैच खेल रहा था, उनका पानी पीना कोई गुनाह नहीं है। एक अन्य शख्स ने कहा कि शमी का रोजा नहीं था, उन्होंने पानी पी लिया, इसमें कोई गलत नहीं है। शमी देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका रोजा नहीं रखना कोई गुनाह नहीं है।